अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर ज़हीर है। मैं ए लेवल्स और ओ लेवल्स को बिज़नेस और इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 7 साल से काफ़ी स्टूडेंट्स को बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स पढ़ाया। मेरा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ए लेवल्स का पेपर पैटर्न कि ए लेवल्स का पेपर पैटर्न है क्या, उसको किस तरह आता है, और एस लेवल और ए लेवल में कौन कौन से पेपर्स होते हैं और क्या उसमें डिफरेंस है, और उसका असेसमेंट किस तरह अब कैम्ब्रिज हमें करता है। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि पेपर पैटर्न हमारे साथ डिस्कस किया जाए और उनको पता लगे कि असेसमेंट कैम्ब्रिज बेसिकली हमसे चाह क्या रहा है, कैम्ब्रिज हमें किस तरह असेस कर रहा है, हमारी नॉलेज, हमारी वैल्यूएशन और इस तरह की चीज़ें किस तरह हमने पेपर अटेम्प्ट करते हुए एनालाइज करनी है। ये हमारा कैम्ब्रिज ए लेवल्स और ए एस लेवल्स का है। ए एस लेवल में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। सिर्फ अगर आपने ए एस के बाद ए लेवल्स में जाना है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 आपने ए से ई तक क्लियर किया होगा, तो आप आगे फर्दर ए लेवल्स के पेपर 3 एंड पेपर 4 दे सकते हैं, या फिर आप 2 साल में आप पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर इकट्ठे दे दें। अच्छा जी, अब इसमें हम आते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। पेपर तो बहुत से लोग होते हैं कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या पढ़ना है, सारा कुछ बुक्स हैं, बुक्स आप पढ़ लें, उसके हिसाब से आपके पास कंटेंट आ गया, नॉलेज आ गई। लेकिन आपसे कैम्ब्रिज क्या चाह रहा है, किस तरह आपने पेपर को सॉल्व करना है, उसने कैम्ब्रिज का ही ये है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1। उसमें वो कह रहा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये बेसिकली बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, ये सारे पेपर्स के लिए तकरीबन यही पैटर्न है। अब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपकी नॉलेज, आपने जो नॉलेज गेन की है अभी तक, उसको आपने पेपर में ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे किया है। उसमें वो कह रहा है रिकॉलिंग द फैक्ट्स, फॉर्मूला एंड डेफिनेशंस। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, आपने कितनी नॉलेज गेन की है। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, एग्जामिन इकोनॉमिक इश्यूज एंड रिलेशनशिप यूजिंग रेलेवेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ये मैं आगे आपको थोड़े से एग्जांपल के साथ डिटेल में बताऊंगा कि एनालिसिस बेसिकली है क्या। इसके बाद वो कह रहा है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इवैल्यूएशन, कि आपने इवैल्यूएट कैसे करना है, कोई सिचुएशन को देख के इवैल्यूएट कैसे करना है, उसमें अजम्पशंस क्या लेनी है, उसमें लिमिटेशंस क्या है। ये सारा बेसिकली जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कैम्ब्रिज आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये स्किल्स आपके पास हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, तो आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की वेटेज कितनी है। जिस तरह के मैंने नॉलेज की बात की, एनालिसिस की बात की और इवैल्यूएशन की बात की, अब उसके हिसाब से कैम्ब्रिज वेटेज देता है आपके पेपर में। कैम्ब्रिज उस तरह आपको व्यू कर रहा होता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, उसके हिसाब से आपको 35% उसकी वेटेज है। फिर क्या है, एनालिसिस है, एनालिसिस की 40% वेटेज है, और उसके बाद इवैल्यूएशन है AO3, वो 25 है। अब ये AS और A लेवल्स में दोनों सेम है, 35, 40 एंड 25, टोटल बना 100%। अच्छा जी, नॉलेज असेसमेंट नॉलेज एंड, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि मैं आगे जाके ये बात करूंगा कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है। जिस तरह आप एक एग्जांपल ले लें, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो बुनियाद है, बुनियाद को क्या आप कहेंगे कि वो नॉलेज है। इट इन्वॉल्व्स द बेसिक फैक्ट डेफिनेशन, एग्जांपल नोइंग डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क। ये मतलब आपकी नॉलेज है कि आपके पास ये डेफिनेशंस हो, आपको पता हो कि ये किस टर्म्स में किस तरह यूज की जाएंगी, किस तरह इन चीज़ों को आपने डिफाइन करना है। ये जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी है कि बिल्डिंग की बुनियाद, बेसिक बुनियाद जिस तरह किसी चीज़ की रखी जाती है, उसको कैम्ब्रिज कह रहा है कि ये आपकी नॉलेज है और इस पे आपको नॉलेज पे असेस कर रहा है।
फिर मैंने आगे आपसे बात की थी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि है एनालिसिस। एनालिसिस का वेटेज एएस और ए लेवल्स में पहले भी ये बात हुई है कि सेम है, 40% है। ये है जैसे कि अब आपने बिल्डिंग की बुनियाद डाल दी, अब आप एनालिसिस को किस तरह लेंगे, जिस तरह आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जिस तरह कोई भी बंदा है वो असेस कर सकता है दूर से कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के बता सकता है कि ये किस किस्म की बिल्डिंग है, ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये खूबसूरत बिल्डिंग है कि ये बिल्कुल सिंपल है, किस बेस पे ये बनी हुई है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, वो आप क्या है आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी चीज को देख के। तो ये भी आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने एनालाइज करना है, क्वेश्चन देखना है, उसको एनालाइज करना है कि ये क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इसके ऊपर हमने किस किस्म का जवाब, टोटल एनालिसिस बेस्ड एक जवाब उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो इसको कहते हैं एनालिसिस। इसमें एग्जांपल है इंटरप्रेटिंग डाटा टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट। जिस तरह के हमें पता है कि एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की एक रिलेशन है, तो इसी तरह ये क्या है, जब आप इसको देख रहे हैं, आपको डाटा दिया जाएगा तो आप इजीली एनालाइज कर रहे होंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। ये रिलेशन, ये प्राइस कम हो रही है तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो इसका मतलब भी है कि प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी, जो कि एक रिलेशन है प्राइस और डिमांड का। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड कम, ये एक रिलेशन है जो कि हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालिसिस पैटर्न है जो कैम्ब्रिज हमसे एक्सपेक्ट करता है। इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जब हम ये आगे पास पेपर्स करेंगे तो इसमें मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह एनालाइज करें, और इसकी वेटेज है 40%। अच्छा जी, अब आ गया जी कि इवैल्यूएशन किस तरह करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिल्डिंग की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन रीजन लाइक डिसाइडिंग डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, डिजाइन, इसका डिजाइन कैसा है, ये कैसे डिजाइन पे बनी हुई है, इसकी ये हम लेंगे बिल्डिंग की एनालॉजी में कि ये किस तरह हम इन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं जब आप किसी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। पहले आपने उसका स्ट्रक्चर देखा कि ये किस पैटर्न पे बनी हुई है, रेजिडेंशियल है, फिर आपने इवैल्यूएट किया कि ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसके अंदर क्या किस किस्म का मटेरियल लगा है, ये मटेरियल इसकी एस्थेटिक्स को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या है हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह आप कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी जब आप खुद देख रहे हैं तो वो क्या है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये गाड़ी है। लेकिन वही गाड़ी अगर आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो वो उसको इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा, उसका इंजन देखेगा कि ये गाड़ी ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो क्या, एक मैकेनिक जो डिटेल में जा रहा है वो क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। इसी तरह कैम्ब्रिज हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमें इस तरह के पैटर्न पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, डाटा को इवैल्यूएट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी कंसिडरिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये क्या है, हमें कुछ डाटा को पॉलिसीज दी जाएंगी, हम उसको इवैल्यूएट करके बताएंगे कि इसकी कितनी इफेक्टिवनेस है ऑन इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा जी, अब आपको कुछ एनालॉजीज के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं एनालॉजीज को बहुत ज़्यादा मैं उसको प्रेफर करता हूँ, जिस एनालॉजी के थ्रू स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ जाती है कि किस तरह आपने क्वेश्चन को समझना या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब आप कोई एनालॉजी दें, किसी चीज़ को कंपेयर करें, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि बेसिकली टीचर या समझाने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो अब मैंने आपको पहले ही मैकेनिक का पहले भी बता दिया कि एक मैकेनिक के पास जब गाड़ी जा रही है तो वो क्या करेगा, लुकिंग एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क टुगेदर। ये किस में आ रहा है, एनालिसिस में आ रहा है कि एनालाइज कर रहा है। ये आप एज एन एक्सपर्ट, मैकेनिक क्या होगा, एज एन एक्सपर्ट होगा। मैकेनिक एग्जामिन्स ईच पार्ट, अंडरस्टैंड दिस फंक्शन एंड सीज हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द इंजन।
मतलब कि ये क्या है, एनालिसिस है। जब आप बिल्कुल डीप डाउन बीच में जाके किसी चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको, उसकी ऑपरेशंस को समझ रहे हैं, तो इससे क्या है, आप एक एनालिसिस कर रहे हैं। इसके कॉन्ट्ररी जो कैम्ब्रिज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? On the other hand, is like a car owner deciding whether the car is worth keeping. The owner considers various factors such as performance, maintenance cost, efficiency, and makes judgment on whether car meets their needs and preferences. तो ये एक एज एन इवेल्युएटर है। हमने उसको, उसके इंजन को खोल के नहीं देखा, हमने उसके सस्पेंशन को जाके नहीं चेक किया, हमने ओवरऑल जाके इवेल्युएट किया कि ये मेरे पास गाड़ी है, ये इसकी परफॉर्मेंस, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, ये कैसे, ये कितनी एफिशिएंट है। तो इस हिसाब से वो जो कस्टमर गाड़ी को देख रहा है वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है चीज़ को। और मैकेनिक क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, व्हाइल इवेल्युएशन फोकसेस ऑन मेकिंग जजमेंट एंड असेसिंग वैल्यू। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तीसरा कंपोनेंट था नॉलेज। नॉलेज बहुत सिंपल सी बात है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह आपके क्या नॉलेज है, डेफिनेशंस वगैरह, पूरी एक नॉलेज। लेकिन आपको नॉलेज होगी तो उसके बाद आप बाकी के ये दो स्टेप्स कर सकेंगे, और ये क्या है, कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब हम एक पास्ट पेपर्स का, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह एनालिसिस और इवैल्यूएशन का रिलेशन होता है। ये जो मैंने पीछे बात की है एनालिसिस और इवैल्यूएशन की, उसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह हो सकती है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ टू इकोनॉमीज, नॉर्थलैंड x1 और x1 और y1 एंड साउथलैंड y2 और x2। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपके नॉर्थलैंड की, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपके साउथलैंड की। अब क्या है क्वेश्चन, आगे क्या है, बोथ इकोनॉमीज स्पेशलाइज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बट ट्रेड विद वन अनदर। अच्छा, ये सारा हम आगे इंशाल्लाह करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे। अभी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह एनालिसिस और इवैल्यूएशन का हमने रिलेशन देखना है, तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू अगर ट्रेड होती है तो उसमें क्या है, आज डायग्राम से हमें क्या पता लगता है कि जो कंट्रीज हैं वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व से थोड़ा बाहर जाके प्रोड्यूस करते हैं। यही मकसद होता है आपका ट्रेड करने का कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू। जो कंट्री नॉर्थलैंड और जो कंट्री साउथलैंड पहले इन पॉसिबिलिटीज में प्रोड्यूस कर रही थी, अब उन्होंने ट्रेड आपस में शुरू कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनहांस होगी, जिसको एक पॉइंट आर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है से बाहर है। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम, अब बात ऊपर क्या हो रही है कि ट्रेड हुई है कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू, कंट्रीज ने क्या किया, आपस में ट्रेड किया। तो इससे क्या हुआ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से थोड़ा बाहर आके आप पॉइंट आर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन में है, बोथ इकोनॉमीज फेस इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डायग्राम से ऐसा इस तरह हमें कुछ लग नहीं रहा, तो हम, और क्वेश्चन में भी ऐसे नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं एज इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। पॉइंट पी रिप्रेजेंट फाइनल इक्विलिब्रियम आउटकम। अच्छा, फाइनल इक्विलिब्रियम आउटकम बेसिकली ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की टर्मिंग है, ये यूज होती है आपका डिमांड सप्लाई और बाकी चीजों में। इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब दो लाइंस मिलती हैं तो दैट डजंट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये भी हम काट देते हैं। Point R shows the total possible combined production of food and
फूड एंड ड्रिंक के 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ट्रेड हुई है उसके बाद ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर प्रोड्यूस करें, काफी बाहर प्रोड्यूस करें, तो ये पॉसिबिलिटी हमें थोड़ी सी फिजिबल लगती है। लेट्स चेक द फोर्थ पॉइंट। ये क्या है? ऑल पॉइंट्स ऑन y1 and x2 and x2 are only attainable through trade। अच्छा जी, अब क्या मैंने पहले भी बात की थी, हमारी इवैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे हम अब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या y1 और x2 ये पॉइंट्स अटेनेबल थ्रू ट्रेड हैं। ये दोनों पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हैं, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू जब ट्रेड होती है तो प्रोडक्शन एनहांस होती है। दो कंट्रीज मिलकर जब प्रोड्यूस करती हैं, एक प्रोडक्ट में फूड में स्पेशलाइज करेगी, दूसरे ड्रिंक में करेगी, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन एनहांस होगी और वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर आते हैं। तो ये भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता जब ट्रेड हो रही है। तो ये भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में पॉइंट टी भी हमने काट दिया। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी इवैल्यूएशन से ये पता लगता है कि पॉइंट सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है, हमने आर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये आर के साथ ये डॉटेड लाइंस क्यों ज्वाइन की गई, इसका क्या मकसद है? इसका कोई खास मकसद ऐसा नजर नहीं आता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दी गई है। अगर आप इसको इग्नोर करें तो ये आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि समटाइम्स कैम्ब्रिज क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें आपको बीच में डाल देता है। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसी चीज होगी जो कि टोटली इररिलेवेंट होगी, या आपके साथ कोई डायग्राम में कोई ऐसी पॉइंट्स डाल दे जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये डॉट्स को कनेक्ट करना यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ सेंस नहीं बन रही। तो आप ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं कि इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये क्या इस डॉट्स की कोई जरूरत थी नहीं थी। अगर आपने एनालाइज अच्छी तरह कर लिया तो आपको खुद ही समझ आएगा कि डॉट्स का कोई फायदा नहीं। तो ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अभी तक के लिए हम यही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे हम फर्दर पास्ट पेपर्स करेंगे। अभी मैं बीकन एक्सलेंस अकेडमी के फोरम पे कर रहा हूँ। ये बीकन एक्सलेंस अकेडमी कर्मा चौक पे है गुलबर्ग में। आप फिजिकल क्लासेस के लिए यहाँ आ सकते हैं। मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हैं इसको, अहमद साहब होते हैं, अहमद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए बहुत से फायदे देख सकते हैं।